आज की इस वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आपने एनआई एक्ट में हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सुना होगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करता है। इसे हम हिंदी में विनिमय पत्र के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं कि एनआई एक्ट के सेक्शन 5 में इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है। इसके अकॉर्डिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसकी पहली लाइन ये कहती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो कि ड्रॉअर होता है और दूसरा व्यक्ति जो कि ड्रॉई होता है उसको बिना किसी शर्त के एक पर्टिकुलर अमाउंट को किसी तीसरे व्यक्ति जो कि पेई होता है उसको भुगतान करने का आदेश देता है। तो इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि किसी तीसरे व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश देता है जिसे हम पेई कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि इट मस्ट बी राइटिंग, यानी कि ये एक लिखित दस्तावेज होता है और लिखा हुआ ही माना जाता है। अगर कोई मौखिक रूप से वर्बली कोई आदेश देता है तो वो अमान्य हो जाता है, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। दूसरी शर्त ये है कि ये अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है, यानी कि बिना किसी शर्त का आदेश होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये आदेश तो है लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं होती। इसमें भुगतान का आदेश बिना किसी शर्त के होना चाहिए, इसीलिए इसके अंतर्गत जो भी भुगतान का आदेश हो वो बिना किसी शर्त के होना चाहिए। अगर इसके अंतर्गत भुगतान किसी घटना पर या फिर शर्त पर निर्भर करेगा तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज अमान्य हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अजय आदेश देता हूँ कि विजय 30 दिन के अंदर रमेश को 10,000 रुपये का भुगतान करें, तो इसे हम एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह ये लिखा हो कि अगर विजय का बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो वो रमेश को 10,000 रुपये देगा, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि इसके अंतर्गत सक्सेसफुल होने की शर्त रखी गई है। और इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि इट मस्ट बी इन्वॉल्व 3 पार्टीज। इसके अंतर्गत 3 पार्टीज का होना जरूरी होता है। एक तो होता है ड्रॉअर, जिसे हम निर्देशक कहते हैं, जो कि बिल जारी करता है, पैसे मांगने वाला। दूसरा होता है ड्रॉई, जो कि देनदार होता है, एक्सेप्टर होता है, जिसे हम भुगतान करने वाला मानते हैं। और तीसरा होता है पेई, पेई जो कि प्राप्तकर्ता होता है, जिसे भुगतान किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम ड्रॉअर है, उसने आदेश दिया कि मोहन जो कि ड्रॉई है सीता जो कि पेई है उसको 5,000 रुपये देगा। अगर मोहन इस आदेश को स्वीकार कर लेता है तो ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। अगली शर्त ये है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि एक निश्चित अमाउंट जरूर होना चाहिए। भुगतान का जो भी अमाउंट होगा वो स्पष्ट होना चाहिए और एक निश्चित अमाउंट होना चाहिए। अगर उसके अंतर्गत ये लिखा हो कि अमाउंट लगभग 5,000 का होगा या कम से कम इतने हज़ार का होगा तो ये अमान्य हो जाएगा, इसे बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। इसकी शर्त यही है कि जो अमाउंट हो वो एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए। अगला ज़रूरी पॉइंट ये है कि इसमें एक्सेप्टेंस नेसेसरी होती है। जो कि ड्रॉई भुगतान करने वाला होता है उसे बिल को एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, तभी वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। एक्सेप्टेंस आमतौर पर सिग्नेचर देकर दी जाती है। अगला ज़रूरी पॉइंट ये होगा कि ये अमाउंट एक फिक्स डेट पर दिया जाना चाहिए। जैसे कि हमने बात की, भुगतान का जो अमाउंट होगा वो एक निश्चित अमाउंट होगा और साथ ही साथ एक निश्चित तारीख पर भी होगा, जैसे कि 30 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या फिर 10 अप्रैल को। कहने का मतलब ये है कि उसमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड दिया होगा या फिर उसके अंदर ऑन डिमांड लिखा होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि पेई जब भी मांगेगा उसे तुरंत भुगतान करना होगा और लास्ट में उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। उसी के बाद ही बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज के कितने टाइप होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन टाइम, यानी कि समय के अनुसार। पहला तो हुआ मांग पत्र, जो कि तुरंत भुगतान किया जाएगा, और दूसरा हुआ अवधि पत्र,
उसके अंतर्गत भुगतान करने का टाइम पीरियड दिया जाएगा, जैसे कि 60 दिनों के अंदर या 30 दिनों के अंदर। इसका दूसरा टाइप हुआ बेस्ड ऑन नेचर, यानी कि प्रकृति के आधार पर, जैसे कि ट्रेड बिल जो कि व्यापारिक लेन देन के लिए होता है। दूसरा हुआ अकोमोडेशन बिल जो कि व्यक्तिगत सहायता के लिए, जिसमें बिना किसी असली लेन देन के एक पार्टी दूसरे पार्टी की मदद के लिए बिल बनाती है। अगला टाइप होगा बेस्ड ऑन लोकेशन, जिसमें कि इनलैंड बिल आ जाता है जो कि भारत के अंदर ही प्रयोग किया जाएगा, या फिर फॉरेन बिल होगा जो कि भारत के बाहर यूज़ किया जाएगा, उसे फॉरेन बिल कहा जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जो बिल ऑफ एक्सचेंज की इम्पोर्टेंस है वो बिजनेस में भुगतान करने के लिए यूज़ की जाती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत ही सुरक्षित जरिया माना जाता है, और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट और रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक व्यक्ति को दूसरे को बिना शर्त एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित अमाउंट देने का आदेश दिया जाता है। ये बिजनेस लेन देन में भुगतान करने का एक सुरक्षित तरीका होता है और इसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आई होप कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इसी तरह की वीडियो से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक यू।